हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस यूनिट के अंतर्गत अब हम लोग जिस शीर्षक यानी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रदेश प्रारूप विज्ञान टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स, या इसको हम कह सकते हैं प्रदेशों का प्रारूप विज्ञान। लेकिन जैसा कि हमने शब्द देखा, शब्द क्या है, यहाँ तो हिंदी में प्रारूप लिखा है, फीचर आएगा, और यहाँ टाइपोलॉजी। तो एक तरह से यह विविध प्रकार के प्रदेशों के स्वरूप को प्रदर्शित करने का विज्ञान है, जिसको हम सामान्य भाषा में इसका वर्गीकरण भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ये शब्द लिया गया टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, इसके पीछे भौगोलिक विकास में जो विचारधाराएं समय समय पर आई, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि पर्यावरणवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और पुनः जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आया, उसके उपरांत भूगोल को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया गया मात्रात्मक क्रांति के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इसमें समायोजन किया गया प्रारूप विज्ञान के अंतर्गत, प्रदेशों के प्रारूप विज्ञान के अंतर्गत समायोजन किया गया प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के आधार पर इस विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, और उस वैज्ञानिक आधार पर ही प्रदेशों का विशिष्टीकरण किया गया। एक तरह से कहा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया गया था, उसका वर्गीकरण किया गया था, जिसमें मूल रूप से सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया गया। जैसा कि मात्रात्मक क्रांति के आधार के रूप में हम सांख्यिकी और गणितीय विधियों का उपयोग देखते हैं। तो इस संदर्भ में प्रयास हुआ, और जैसा कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मात्रात्मक क्रांति का उदय हुआ, एक तरह से उसका विकास हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई। तो 1950 और 60 के दशक में इसके ऊपर अनेक विद्वानों ने काम किया। समग्र मात्रात्मक क्रांति तो चल रही है, लेकिन प्रादेशिकरण की विधियों के अंतर्गत मात्रात्मक क्रांति के उपयोग के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो 1955 में रोनाल्डस नामक विद्वान ने प्रथम प्रयास किया। इसके बाद 1962 में विलियम बुंगे, इनका नाम मात्रात्मक क्रांति के साथ साथ जब व्यवहारवादी क्रांति कर रहे थे उस समय भी आया था। तो 1962 में विलियम बुंगे ने इस आधार पर प्रदेशों का विभाजन करने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? सांख्यिकी विधियों का। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रीजन के जो प्रारूप विज्ञान है, कहने का मतलब प्रदेश का जो प्रारूप विज्ञान, इसका मूल आधार क्या है, तो इसका मूल आधार है प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति। ये जो संदर्भ हमने लिया कि प्रारूप विज्ञान जो भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिकरण के संदर्भ में अपनाया, इसका मूल आधार क्या है, बेस क्या है? तो एक हो गया प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, जिसको बहुत अच्छी तरह से भौगोलिक विचारधारा में हमने किया था, और दूसरा आ गया मात्रात्मक क्रांति। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। और ये दोनों ही विचारधाराएं, यद्यपि प्रत्यक्षवाद विचारधारा जब भूगोल का पुनर्जागरण हो रहा था उसके आसपास ही विकसित होने लगी थी, और मात्रात्मक क्रांति कब विकसित हुई? मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये दोनों की जो दोनों विचारधाराएं हैं, इन दोनों ही विचारधाराओं का मौलिक उद्देश्य क्या था? जिस भी विषय में इसको लागू किया जाता है उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, उसे वैज्ञानिक बना देना। और वैज्ञानिक से तात्पर्य क्या है कि जो वस्तुगत स्थितियां हैं, जो
पर्यावरण के अंतर्गत जो परिस्थितियां चल रही, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता के तरीका का विवेचन करना। कहा जाए विज्ञान क्या है, तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुव्यवस्थित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान के माध्यम से हम प्राकृतिक प्रवृत्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, उसकी वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर। तो यहाँ समझाने की कोशिश की गई और भूगोल को भी इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया गया। यद्यपि मात्रात्मक क्रांति या प्रत्यक्षवाद का बाद में क्या हुई, आलोचनाएं हुई, लेकिन आलोचनाएं जो की गई वो मानव व्यवहार के आधार पर, और मानव का व्यवहार हमेशा अपने पक्ष में होता है। अगर प्रकृति में मानव के व्यवहार को देखा जाए वर्तमान में, तो मानव तो सब कुछ फ्री चाहता है, लेकिन प्रकृति कुछ भी फ्री देना नहीं चाहती है। तो इस तरह से इनका आधार बनाते हुए रोनाल्डस और विलियम बुंगे ने क्रमशः 1955-1962 में सांख्यिकी विधियों का आधार लिया और इसका प्रादेशिकरण करने की कोशिश की। मूल रूप से औपचारिक प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेशों पर बात की गई, जैसा कि आपके सिलेबस में है। तो औपचारिक प्रदेश क्या है, फॉर्मल, तो जिसको हमने औपचारिक, तो औपचारिक शब्द जब हम लेते हैं तो यहाँ पर एक कुछ फॉर्मल संस्थाएं आती हैं। कहने का मतलब औपचारिक संस्थाएं आती हैं और वो क्षेत्र विशेष का निर्धारण कर देती हैं। और इन औपचारिक संस्थाओं का निर्माण कौन करता है, मानव करता है। जैसे कह दिया गया कि ये एक राष्ट्र है और राष्ट्र की सीमा है, तो भारत एक राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान एक राष्ट्र हो गया, सोवियत संघ एक राष्ट्र, पूर्व सोवियत संघ अर्थात वर्तमान का रूस एक राष्ट्र हो गया। तो उनकी सीमा का निर्धारण किया गया, तो वो एक फॉर्मल, कहने का मतलब एक तरह से औपचारिक घोषणा के अनुसार किया गया और उसकी सीमा को निश्चित कर दिया गया। अब वो सीमा बदल नहीं सकती, बदलेगी कब, जब संबंधित संस्थाएं चाहेंगी। तो देश, राज्य, जिला, ऐसे जो प्रदेश आते हैं या जो स्वरूप आते हैं उनको हम कहते हैं औपचारिक प्रदेश। दूसरा है कार्यात्मक, फंक्शनल, जो कि कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो फंक्शनल में हम क्या लेंगे, जैसे कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल है, कार्य के आधार पर उनको हम कर देते हैं। या कोई नगरीय क्षेत्र है तो राष्ट्रीय नगरीय क्षेत्र आर्थिक राजधानी के रूप में है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में है। तो ये सब क्या है, कार्य के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका बंटवारा करते हैं। अब प्रश्न हुआ कि परीक्षा के संदर्भ में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको हमें याद करना है। तो उन तथ्यों को हम देखते हैं। क्लियर? तो देखें प्रारूप विज्ञान, तो यहाँ पर जो संदर्भ पीछे हमने चर्चा की वही सब संदर्भ हमारे सामने आएंगे। प्रारूप विज्ञान से तात्पर्य किसी अवयव या तत्व के व्यवस्थित वर्गीकरण से है। जैसा कि बताया, तो वर्गीकरण किसका किया जाता है, जहां विविधताएं दिखाई देती हैं, जिसमें संबंधित अवयवों के समन्वित गुण को ध्यान में रखकर विभाजन किया जाता है। प्रारूप विज्ञान के अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है, जैसे भौतिक, तो भौतिक में क्या आ जाएंगे, भू आकृति, जलवायु, पारिस्थितिकी। जैसे भू आकृतिक प्रदेश लिया भारत के संदर्भ में, तो उत्तर के उच्च पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का महान मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप तथा द्वीप समूह, तो ये भू आकृतिक प्रदेश हो गए। फिर जलवायु विज्ञान, तो जितने भी जलवायु प्रदेशों का हमने अध्ययन किया तो जलवायु का प्रदेश हो गया। फिर पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी के अनुसार जो हमारे क्षेत्र हैं उनका हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक भी। सामाजिक सांस्कृतिक में देखा जाए तो विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, भारत के सांस्कृतिक प्रदेश, फिर आर्थिक प्रदेश, फिर राजनीतिक। तो राजनीतिक इकाइयों के रूप में जैसे हमने चर्चा किया, राष्ट्र हैं, राज्य हैं, या जिन जिन संस्थाओं ने जिस प्रकार का उपयोग किया राष्ट्र के अनुसार, जिला है, तहसील है, ब्लॉक है, गांव है। गांव सबसे छोटी राजनीतिक इकाई है, तो उसका हम सीमांकन कर देते हैं। प्रारूप विज्ञान का उपयोग काफ़ी पहले से साधारण तरीके से किया जाता रहा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जैसा कि बात किया, देखें प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म और मात्रात्मक क्रांति के
उद्भव के उपरांत प्रारूप विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेशन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत प्रारूप विज्ञान का भरपूर उपयोग प्रादेशिकरण के लिए किया जाने लगा, जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक नियोजन और विकास था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो मूल उद्देश्य क्या था? नियोजन और विकास। तो विकास कब हम करेंगे? जब मौलिक रूप से संबंधित प्रदेशों की प्रवृत्ति को समझेंगे। तो समझने के बाद हम क्या करेंगे? सांख्यिकी विधियों का उपयोग करेंगे कि कहाँ किस प्रकार का प्रारूप है, उस तरह से हम वहां पर अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की चाह में प्रदेश तथा प्रादेशिकरण को अन्य विज्ञानों में तत्वों के वर्गीकरण के समान एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण माना गया। और जैसा कि बताया था 1955 में जो मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत का चरण है, वहां 1955 में रोनाल्डस, क्या नाम दिया गया? रोनाल्डस ने यह टिप्पणी की कि प्रदेशों का सीमांकन वस्तुतः एक वर्गीकरण की प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, रोनाल्डस ने 1955 में क्या बोला कि प्रदेशों का जो सीमांकन कर रहे हैं वास्तव में ये एक वर्गीकरण है। इसके बाद 1962 में जैसा कि बताया विलियम बुंगी ने स्थान को अन्य विज्ञानों के तत्वगत इकाई के समकक्ष मानते हुए बताया कि स्थानों का वर्गों में समूहन प्रादेशिकरण है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये जो है स्थानों का वर्गों में समूहन, कहने का मतलब जो भी स्थान हैं उनका हम एक समूह बनाते हैं और समूह समरूपता पर बनते हैं। जैसे हमने ले लिया थार का रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान अगर हम पश्चिम से पाकिस्तान की सीमा से लेकर अरावली प्रदेश तक आते हैं तो उसमें हमें एक प्रवृत्ति दिखाई देती, जलवायिक प्रवृत्ति, और जो उसकी भूगर्भिक संरचना है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो मृदा है, तो मूलतः उसमें एक कॉमन स्वरूप दिखाया जाता है कि शुष्क है, और मृदा क्या है? रेगिस्तानी प्रकार की है, जिसमें सैंड की मात्रा अधिक है, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत तो सापेक्षता होगी। पश्चिम में जो जैसलमेर की है, आते आते जैसे जोधपुर की तरफ हम आते हैं परिवर्तन होगा, अरावली के क्षेत्र तक आते आते परिवर्तन होगा। लेकिन कुछ हम लेते हैं कि स्थानों के वर्गों का समूहन कर देते हैं, वही क्या है? प्रादेशिकरण है। और इस प्रक्रिया में उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए जो अन्य विज्ञानों के तत्वगत इकाइयों में वर्गीकरण में अपनाए जाते हैं। अतः सांख्यिकी विधियों के प्रयोग द्वारा प्रादेशिकरण करने का प्रयास आरंभ हो गया। तो दो नाम आप याद रखेंगे, रोनाल्डस जो कुछ कहा 1955 में, और विलियम बुंगे ने 1962 में इसकी विस्तार से क्या की? चर्चा की और सुझाव दिया। अब देखें, जो टाइपोलॉजी ली गई उसमें दो तथ्यों पर बात की, औपचारिक तथा कार्यात्मक प्रदेश, फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन। तो प्रदेश पृथ्वी सतह पर वह निश्चित भाग होता है जो निश्चित गुणों के साथ समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रदेशों के विभाजन को भौतिक मापदंडों और मानवीय क्रियाओं के आधार पर विभाजित करते हैं। तो जैसे कहा गया कुछ उसमें समानता होगी, जैसे कह दिया कि संपूर्ण अपना भारतवर्ष, तो संपूर्ण भारतवर्ष को जब हमने देखा तो उत्तर के जो विशाल उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं, जिनका स्वरूप तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन भारतीय जो क्षेत्रफल में हैं वो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उनका स्वरूप, स्वभाव, भूगर्भिक संरचना, ढाल सब कुछ अलग है। तो उसको हमने क्या किया? अलग कर दिया। उसके उत्तर से जब दक्षिण की ओर हम बढ़ने लगे तो हमें विशाल महान दिखा, विशाल महान मैदान, कहने का मतलब महान मैदान दिखा, तो उसकी प्रकृति अलग। फिर प्रायद्वीपीय पठार दिखा, तटीय मैदान दिखा, तो उसमें क्या हुआ? अलग अलग है, भौतिक आधार पर हमने कर दिया। फिर जलवायु क्षेत्रों को भी हम जब देखते हैं तो भौतिक आधार पर करते हैं। मानवीय जो क्रियाएं हैं उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रदेशों को हम क्या करेंगे? शामिल करेंगे। भूगोल में प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा क्या हो गया? कार्यात्मक। तो शुरू में भी हमने बताया औपचारिक प्रदेश कौन होंगे?
जिसको संस्थाएं निर्धारित करेगी, जैसे कोई राष्ट्र, कोई प्रदेश, कोई जिला, कोई तहसील, कोई गांव। और कार्यात्मक क्या होंगे? जो मानव की क्रियाएं होंगी, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश और आर्थिक प्रदेश। तो देखते हैं औपचारिक प्रदेश। औपचारिक प्रदेश को तात्विक प्रदेश भी कहा जाता है। इस तथ्य को याद रखेंगे। क्या कहा जाएगा? तात्विक प्रदेश। औपचारिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें एक या अनेक तथ्य जैसे शैल, स्वरूप, मृदा, वर्षा, वनस्पति तथा भौतिक एक अन्य भौतिक इकाइयां होने, अन्य भौतिक तत्व एक तरह से वितरित हों और इसमें निष्कर्ष निकाला जाए कि ये सामान्यकृत हैं। जैसे जलवायु प्रदेश हम लेते हैं, तो जब जलवायु प्रदेश को लेने की कोशिश करते हैं तो उस तथ्य को याद करें, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय शीत वाताग्र की तीव्रता अधिक हो जाती है। तो समरूप तो 40 से 65 अक्षांश या 40 से 60 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर यह प्रवृत्ति देखी जाती है। उसी तरह से मानसूनी प्रदेश। तो एक प्रकार की समरूपता। राजनीतिक रूप से परिभाषित वह प्रदेश जिसके अंतर्गत देखें देश, राज्य और शहर आते हैं। औपचारिक क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें अर्थशास्त्र, भौतिक गुणों, सांस्कृतिक या संस्कृति या सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक औपचारिक क्षेत्र को एक समान क्षेत्र के रूप में हम मानते हैं या जानते हैं क्योंकि यह एक या एक से अधिक भौतिक सांस्कृतिक विशेषताओं को साझा करता है। भौतिक तत्वों की एक रूपता व्यक्तियों की एक समान जीवन पद्धति में सहायक होती है। तो इन तथ्यों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो प्रश्न आएंगे इससे कोरिलेट कर करने की कोशिश करेंगे। फिर कार्यात्मक। तो कार्यात्मक जो फंक्शनल प्रदेश है उसको हिंदी में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कर्मोपलक्षी प्रदेश। कर्मोपलक्षी प्रदेश उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मानवीय क्रियाओं के समन्वित संगठन के परिणाम स्वरूप परिभाषित है, जैसे कोई औद्योगिक प्रदेश, परिवहन प्रदेश, नियोजन प्रदेश। जैसा कि पहले भी बताया, कर्मोपलक्षी प्रदेश को नगर के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली। तो इसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। आर्थिक आधार को देखते हुए, परिवहन की सुविधाओं को देखते हुए या मानव की मांग को देखते हुए। क्लियर? कर्मोपलक्षी प्रदेश नगर प्रदेश से भी प्रदर्शित के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। नगर के आसपास आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अनेक उप प्रदेश होते हैं जो कार्यों के आधार पर पहचाने जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अमलैंड या पेरीफेरी रीजन में किया था। अमलैंड क्या था? नगर के चारों तरफ की वह परिधि जो कि एक संक्रमणीय पेटी के रूप में होती है, तो उसको अलग से हमने पहचान दे दी। या पेरीफेरी नगर किया था वो, या नगरमाल हम कहते हैं। तो अलग अलग पहचान है और ये पहचान किसने प्रदर्शित किया? मानव ने और या मानव की आर्थिक क्रियाओं ने। हम गांव किसे कहते हैं? जहां प्राथमिक आर्थिक क्रिया। कस्बा में आ गए तो प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्रियाओं का समावेशन है। जैसे हम शहर में जाते हैं तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया गौण हो जाती है, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया क्या होती? अति प्रभावशाली हो जाती है। वान थ्यूनेन। अब इन तथ्यों को आप याद रखेंगे, यहां से संभावना बन जाएगी क्वेश्चन की। देखें वान थ्यूनेन साहब को बहुत अच्छी तरह से आप याद करते हैं कृषि अवस्थिति सिद्धांत में। तो उन्होंने एकाकी राज्य की संकल्पना दी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एकाकी राज्य की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? वान थ्यूनेन साहब ने। लेकिन पहला ऑप्शन क्या दे देता है? रेडजल दे देगा, हंटिंगटन दे देगा, विलियम जोन्स दे देगा। तो आप क्या करेंगे? जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, मौलिक रूप से उन पर आप टिक लगा देंगे, लेकिन वास्तव में किसने दिया? वान थ्यूनेन साहब ने। दूसरी ओर इजराइल में सहकारी समुदाय की संकल्पना प्रतिपादित की गई, जिसे मोसाव ओ डिम कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मोसाव ओ डिम।
कहा जाता है। यह एक मरुभूमि क्षेत्र होता है जिसमें लगभग 1000 जनसंख्या वाले नगर बसाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बसाए जाते हैं या बसाए गए हैं। तो इन तथ्यों को भी आप क्या करेंगे? याद करेंगे। ऐसा क्षेत्र जो किसी कार्य के लिए विशेष रूप से विभाजित है या स्थित होता है, एक कार्यात्मक क्षेत्र कहलाता है। एक कार्यात्मक क्षेत्र एक विशिष्ट स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र से बना होता है, लेकिन उन क्षेत्रों में क्या होनी चाहिए? आपसी समरूपता होनी चाहिए। कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं का समावेशन होता है। सभी सेवाओं का, यहां ध्यान रखें, सभी सेवाओं का समावेशन होता है। सभी आर्थिक क्रिया हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब कुछ। कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सेवा जैसे टेलीविजन संचार के साधन, वह निर्दिष्ट स्थान जहां से सेवा का संचार किया जाता है। यात्रा सूचना मुहैया करने वाले विशिष्ट क्षेत्र भी कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अंततः यह आप स्वीकार करें कि जो मानव के द्वारा क्रियाकलाप की जाती है उसके समरूपता के आधार पर कार्यात्मक या कर्मोपलक्षी प्रदेश का हम विभाजन करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो दो ही प्रकार के मौलिक प्रदेश है। एक तो भौतिक प्रक्रियाओं ने प्रदेश का निर्धारण किया। तो भौतिक प्रक्रियाओं ने कैसे प्रदेश का निर्धारण किया? अगर हम पृथ्वी पर मौलिक प्रादेशिकरण की बात करते हैं तो क्या सबसे पहले हमें दिखाई देता है? और बिगिनिंग में वेरी फर्स्ट क्लास, शुरू की क्लास में ही प्रादेशिकरण के स्वरूप को हमने प्रदर्शित कर दिया था। संपूर्ण पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो पृथ्वी पर दो मौलिक प्रदेश हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम भू आकृतियों के अंतर्गत प्राथमिक श्रेणी के भू आकृतियों में हमने विभाजन किया था या उसके अंतर्गत समाहित किया था, महासागर और महाद्वीप। तो इसका निर्धारण प्रकृति ने किया, तो ये औपचारिक हो गए। ठीक, इसके बाद जब हम आ गए तो अनेक महादेश, और महादेशों का हमने क्या किया? फिर अब बंटवारा कर दिया संस्थागत, तो औपचारिक प्रदेश हो गए। फिर तो इस तरह से प्रदेशों का बंटवारा हुआ। और इस प्रकार के प्रदेशों के बंटवारा के कारण जो प्रकृति ने किया वो निरपेक्ष है, उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति बदली। जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में हो गया वो क्या हो गया? प्रजाति ही बदल गई, निग्रो हो गया। जो यूरोपीय प्रदेश में बचा वो क्या हो गया? काकेसाइड हो गया। और जो पूर्वी क्षेत्रों में बस गया वो क्या हो गया? मंगोलाइड हो गया। लेकिन फिर उसने अपनी आर्थिक क्रिया को संचालित किया, तो उस आर्थिक क्रिया के आधार पर परिवर्तन हुआ कि कौन कौन से क्षेत्र कौन होगा। और उसने बंटवारा क्या कर दिया कि ये गांव है, ये शहर कस्बा है, ये शहर है, या फिर सांस्कृतिक प्रदेश। तो इन तथ्यों को आप क्या करेंगे? अपने मस्तिष्क में रखकर इनको अच्छी तरह से, जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कोरिलेट करने की जब कोशिश करोगे तो अपने आप वो क्वेश्चन हो जाएंगे।